हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, ठीक है, बेसिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है फाइबर ऑप्टिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें जो है डेटा का कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। विदाउट डेटा लॉस के इसमें जो है डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि एक तो एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा जो है कोर क्लैडिंग बाउंड्री में क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। ये भी एक टॉपिक है आपका फाइबर ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। उस डायग्राम में हमने देखो क्या लिया है। ये हमारे पास कोर बाउंड्री है, ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री है, यानी कि इसको हमने ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, क्लैडिंग है, और ये पार्ट भी क्या है, क्लैडिंग, और बीच का जो पार्ट है वो क्या है, कोर पार्ट है, ठीक है। तो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ से होता है, कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार रिफ्लेक्ट होके होता है। और उस रिफ्लेक्शन के लिए शर्त का फुलफिल होना ज़रूरी है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान में रखा जाता है, और दूसरी चीज़ कि जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर। तो यहाँ पे देखो रे जो ए है, एक रे जो है वो बी है, ठीक है। बी रे जो है यहाँ पे हम लोग एंगल इसको दे देते हैं, कितना एंगल है यहाँ पे, थीटा नॉट। पहले ये देखो कि एयर मीडियम से ये कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि किसी अदर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के अंदर वो कितना है, एन नॉट, यानी कि यहाँ पे वायु है, यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन नॉट। और इधर अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है, एन वन। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन वन। तो कोई जो रेज है वो कहाँ जा रही है, एयर मीडियम से जा रही है किसी अनदर मीडियम में, ठीक है। कहाँ जा रही है, किसी अनदर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर एक्सिस, ठीक है, कोई ए रेज हमने इंसिडेंट की, ठीक, उसका जो कोर एक्सिस के साथ, ये क्या है, कोर एक्सिस, ठीक है, कोर एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना है, थीटा नॉट, ठीक है। और ए रेज कोर एक्सिस से थीटा नॉट एंगल पर इंसिडेंट होती है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन वन। ईयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट, ईयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट से क्या है, ज़्यादा है, अतः ये क्या होगी, नॉर्मल से कैसी होगी, दूर हटेगी। नॉर्मल से कैसी होगी, दूर हटेगी ये रेज, जैसे ही हम यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर नॉर्मल से फाई एंगल पर इंसिडेंट होती है। ये ए रेज है, यहाँ से इंसिडेंट कराई हमने, ठीक है। यहाँ जो इसका कोर एक्सिस के साथ यहाँ जो एंगल है वो कितना है, थीटा नॉट है, ठीक है। उसके बाद ये जैसी कोर के अंदर यहाँ गई, ठीक है, तो इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री के साथ इसने जो एंगल क्रिएट किया है वो एंगल कितना है, पाई। और इस फाई एंगल पे ये पूरी की पूरी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। कोई भी इसका ट्रांसमिशन, कोई भी इसका रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन आगे नहीं हुआ, मतलब क्लैडिंग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब ये फाई एंगल है तो फाई एंगल कैसा होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर ही क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई एंगल पर इंसिडेंट होती है। तो इसके अनुसार हम स्नेल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल कितना होना चाहिए, मतलब कितने एंगल पे जो है इस लाइट को इंसिडेंट करना चाहिए, वो एंगल हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू, यही होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 और वेयर n1 एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एंड अनदर मीडियम। ठीक है, n1 और n2 क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं। देखो स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या होगा, अगर हम लोग देखें क्या होता है, n1 साइन थीटा इज इक्वल टू n1 n2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 की अगर बात करें तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1, और यहाँ थीटा कितना है? थीटा नॉट। तो यहाँ से अगर हम यहाँ निकालें तो क्या होगा, n नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू, देखो आगे यहाँ एंगल कितना है? थीटा 1, यहाँ एंगल कितना है? थीटा 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। तो यहाँ क्या होगा, n1 साइन थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ से n नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, n1 और साइन थीटा 1, यानी कि ये थीटा 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल पूरा 90 है, और अगर ये हम इसमें से घटा दें तो ये एंगल मिल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से n नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या बन गया, n कॉस फाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई निकल के, इसको समीकरण दे दिया हमने नाम 1। अब देखो भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फाई का जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस फाई का मान कैसा होना चाहिए? इस फाई का मान जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फाई सी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फाई का मान फाई सी से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिया, आवश्यक है। ठीक है, या होना चाहिए। तो फाई सी कोर n1 एंड क्लैडिंग n2 बाउंड्री के लिए क्या है? क्रिटिकल एंगल है। फाई सी जो है वो क्या है? कोर और क्लैडिंग बाउंड्री के लिए जो है वो क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल, ठीक है, अतः यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः n1 साइन फाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 साइन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री या 90 से एबव। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से देखो, अब साइन फाई सी, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन फाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 अपॉन n1, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से साइन फाई को अगर हम कॉस फाई लिखना चाहें, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा है, कॉस फाई, तो हमें किसकी ज़रूरत है, कॉस फाई की। तो अगर इसको हम लोग कॉस फाई सी बनाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी, और साइन स्क्वायर फाई सी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस n2 अपॉन n1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन में n1 स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉस फाई सी। इसको समीकरण हमने दे दिया 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अतः समीकरण 1 क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट के लिए, ठीक है, समीकरण 1 जो है क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट कराने के लिए देखो क्या शर्त हो सकती है। यहाँ से देखो भाई, थीटा कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी कि n नॉट साइन थीटा कैसा होगा, मैक्सिमम, इज इक्वल टू n1, और कॉस फाई, यानी कि कॉस फाई सी है, तो कॉस फाई सी की अगर हम वैल्यू रखें तो कॉस फाई सी की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हम यही लगा दें, कॉस फाई सी
और यहाँ से देखो फिर साइन थीटा नॉट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, n1/n0 और cos फाई सी की वैल्यू √n1² माइनस n2² ये आ जाएगा। ये n1 बाहर आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1/n0। ये n1 जो है बाहर आ जाएगा रूट के, यानी कि तो अंडर रूट कितना बचेगा, n1² माइनस n2²। n1 कैंसिल हो गया, यानी कि अगर हम साइन थीटा नॉट मैक्सिमम लिखें तो क्या होगा, 1/n0 और ब्रैकेट में n1² माइनस n2²। ठीक है, ये निकल के आ गया। यानी कि अगर थीटा नॉट मैक्सिमम लिखना चाहें तो कितना होगा, साइन इनवर्स 1/n0 √n1² माइनस n2²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम एंगल निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम एंगल इतना होना चाहिए। यहाँ देख लो थीटा नॉट मैक्सिमम, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n0 √n1² माइनस n2², ये निकल के आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एंगल है किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये एक्सेप्टेंस एंगल ही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल थीटा नॉट का ये अधिकतम मान है, अर्थात जो तरंगें या जो वेव्स कोर पर इस एंगल से इंसिडेंट होंगी, ठीक है, वो कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती रहेंगी तथा निरंतर परावर्तन के कारण कोर की लंबाई के अनुदिश क्या होंगी, चलती रहेंगी, और इसी को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। कि ये थीटा नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू से जो है यहाँ से जो भी कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे लाइट रे इंसिडेंट या वेव्स इंसिडेंट होंगी, वो इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा, जिससे कि ठीक है परावर्तन के कारण कोर की लंबाई के अनुदिश ये फिर क्या होंगी, चलने लगेंगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से फिर इधर से इधर, इस तरीके से क्या होंगी, ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, और इसी को हम कहते हैं क्या, एक्सेप्टेंस एंगल।